नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में हर रोज नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं और मौत की मिस्ट्री लगातार उलझती चली जा रही है। इन सब के बीच सुशांत के फोन कॉल की डिटेल्स आज तक को मिली है, जिसके बाद कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। रिया ने 8 जून को सुशांत का फोन ब्लॉक कर दिया था और 14 जून तक उससे कोई भी बातचीत नहीं की थी। यानी कि 8 जून से लेकर 14 जून तक रिया ने कोई बातचीत सुशांत सिंह राजपूत से नहीं की थी। यहां तक कि इस दौरान सुशांत की पूर्व सेक्रेटरी दिशा सालियान की मौत हो गई। इस दौरान सुशांत बहुत ज्यादा परेशान थे। सुशांत ने रिया को कई बार फोन किए, लेकिन रिया का कोई जवाब सामने नहीं आया है। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर रिया और सुशांत के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद रिया ने फोन ब्लॉक कर दिया था सुशांत सिंह राजपूत का। कड़ियां एक दूसरे से कैसे जुड़ती हुई चली जा रही हैं, हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस केस से जुड़ी हुई देते हैं। उसके बाद आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, क्योंकि हर रोज सुशांत और रिया को लेकर नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, जिन्होंने दोनों के रिश्तों को लेकर कई सवालों को जन्म दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि गर्लफ्रेंड रिया जब तक सामने आकर बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी नहीं देंगी, सिर्फ एक सत्यमेव जयते लिख देने से पूरा मामला क्लियर तो नहीं हो जाता है। इस खबर से जुड़ी हुई क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धन्यवाद। देखिए इस मुस्कुराहट को, इस चेहरे में एक गम छिपाने की कोशिश की जा रही है। 4-5-45 सुशांत की ये तस्वीरें उस वक्त की है जब वो मुंबई में टेंशन भरी जिंदगी से भागकर 2 दिन के लिए पंचकुला आए थे। अपनी बहन के घर टेंशन को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच एक कॉल लगातार सुशांत के फोन पर बज रही थी। ये कॉल थी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की, जिसकी डिटेल आज तक को मिली है। 3 से 4 दिन के अंदर रिया ने सुशांत को 1-2 नहीं बल्कि 25 कॉल की, और सूत्रों की माने तो वो लगातार उन पर वापस मुंबई आने का दबाव डालती रही। परिवार लगातार रिया पर सुशांत को बहनों से दूर करने का आरोप लगाता रहा है। सुशांत के करीबी के मुताबिक नवंबर में सुशांत ने मदद के लिए बहनों को कॉल किया। सुशांत उस वक्त काफी परेशान नजर आ रहे थे, जिसके बाद सुशांत ने तीनों बहनों के साथ चंडीगढ़ की टिकट बुक कराई, जहां सुशांत की एक बहन रानी रहती है। लेकिन रिया लगातार उन पर ना जाने का दबाव डाल रही थी, जिसके बाद वो प्लान कैंसिल हो गया। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर में सुशांत का फोन नंबर बदल जाता है। सुशांत के नए नंबर से एक बार फिर बहन को कॉल आती है, जिसमें वो मदद की गुहार लगाता है। रिया और उसके परिवार पर दिमागी हालत का हवाला देकर डराने और दबाव डालने की बात करता है। इतना ही नहीं, सुशांत ये भी कहता है कि वो मुंबई में सब कुछ छोड़कर हिमाचल शिफ्ट हो जाएगा। टेंशन का एक दौर चलता है और फिर जनवरी में सुशांत मुंबई से पंचकुला गाड़ी ड्राइव करके अपनी बहन रानी के पास आता है, जहां वो 20 से 24 जनवरी तक रहता है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत ने खुद ड्राइव इसलिए किया क्योंकि गलत दवाइयां लेने की वजह से उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया की शिकायत हो रही थी। सुशांत खुद ड्राइव करके पंचकुला पहुंचे और वहां 2 दिन रुके। इतने में उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने रिया को उनके आने के बारे में बता दिया, जिसके बाद रिया ने उन्हें वापस आने के लिए कहा और 2 दिन बाद सुशांत वापस मुंबई लौट गए और एक बार फिर अपने परिवार से कट गए। ईडी ने सुशांत के घर के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से आज लगातार दूसरे दिन लंबी पूछताछ की। वहीं रिया से कल पूछताछ की जाएगी। यानी सुशांत की मौत को जितना सीधा दिखाया जा रहा था, वो मिस्ट्री बनता जा रहा है और रोजाना नए ट्विस्ट अपने साथ कई सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप और अरविंद ओझा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। रिया की भूमिका पूरे मामले में काफी ज्यादा संदिग्ध है। इन सब के बीच अब सीबीआई ने सुशांत केस की जांच का जिम्मा संभाल लिया है और जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसके चीफ होंगे संयुक्त निदेशक मनोज
शशिधर। किस तरह से सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी उसके बारे में जल्दी से जानकारी देते हैं। सीबीआई के हाथ सुशांत केस की जांच के लिए एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन कर दिया गया है। सीबीआई के संयुक्त निदेशक मनोज शशिधर एसआईटी के प्रमुख होंगे। डीआईजी गगनदीप गंभीर जांच की निगरानी करेंगे। यानी कि अब इस पूरे मामले को सीबीआई गंभीरता से लेकर आगे बढ़ने वाली है। अनिल यादव एसआईटी में जांच अधिकारी होंगे, क्योंकि दो राज्यों की पुलिस अब तक कुछ कर नहीं पाई है। बिहार पुलिस के संपर्क में है सीबीआई की टीम। आपको बता दें, बिहार सरकार की ओर से ही सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। सीबीआई वेबसाइट पर सुशांत केस की एफआईआर की पूरी जानकारी, जैसे जैसे पूरा मामला आगे बढ़ेगा उसके बारे में हर एक जानकारी भी दी जाएगी। ये बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन इन सब के बीच बात अगर सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया की कमाई और उसकी संपत्ति की कर ले, तो उसके बारे में क्या क्या नई जानकारी निकलकर सामने आई है, जरा उसके बारे में भी जाने। कमाई लाख में, लेकिन घर 1 करोड़ का, ऐसा कैसे हुआ? ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। चंद सालों में ही रिया की कमाई 10 लाख से 14 लाख हो गई। सूत्रों के हिसाब से यह जानकारी निकल कर आई है। रिया के नाम पर मुंबई के खार में 1 करोड़ का फ्लैट है। ये 1 करोड़ का फ्लैट कहां से आए पैसों से खरीदा गया, पैसे किसने दिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। रिया ने 30 लाख अदा किया और 70 लाख का लोन लिया। ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। 2 फ्लैट की बात मुंबई में आ रही है कि रिया के पास 2 फ्लैट से और बहुत कम समय में ही उसने दोनों खरीदा है। रिया से ईडी ने इन दोनों ही संपत्तियों के बारे में पूरे दस्तावेज और पूरी डिटेल्स मांगी है। रिया के पिता के नाम पर नवी मुंबई में मकान। आपको बता दें कि लगातार सुशांत के परिवार की ओर से रिया, उसके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर कई सवाल खड़े किए गए। इसी वजह से ईडी अब रिया की संपत्ति की जांच कर रही है, तो सीबीआई वहीं एक कड़ियों को आपस में जोड़ने की कोशिश करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री का सच लाखों फैंस उनके जानना चाहते हैं। जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, केस की कड़ियां और उलझती जा रही हैं। बीजेपी नेता नारायण राणे ने सुसाइड केस को मर्डर करार देते हुए कुछ नेताओं और फिल्मी सितारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ना मैं किसी की पार्टी में गया, मैं घर पे था। ओके, उनसे ये बात पूछना चाहिए कि आपको सर ये बात किसने बताया। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में मिस्ट्री और गहरी होती जा रही है। बीजेपी नेता नारायण राणे ताल ठोक कर दावा कर रहे हैं कि सुशांत सुसाइड केस का सीधा संबंध 13 तारीख की पार्टी से है। कहा जा रहा है कि ये पार्टी अभिनेता सूरज पंचोली के घर पर हुई थी, लेकिन सूरज पंचोली ने न सिर्फ नारायण राणे के आरोपों को खारिज कर दिया, बल्कि ये भी कहा कि सुशांत से उनका कोई झगड़ा नहीं था। ऐसा जवान लड़के लोग को लेके जाके पार्टी में उसको मारना और एडमिट करना, मगर ये छुपा नहीं सकते। महाराष्ट्र सरकार जो आज है वो गुनेगार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं असली गुनेगार। नारायण राणे सर कह रहे हैं कि मेरे घर पे शायद से पार्टी हुआ था और मेरा कोई कनेक्शन है सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा से या सुशांत से। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जो न्यूज आई है या अफवाहें आई हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू आई है। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के सुसाइड को भी नारायण राणे ने हत्या करार देते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें गंभीर चोट पहुंचाई गई थी, जो साफ तौर पर किसी अनहोनी की तरफ इशारा करता है। लेकिन सूरज पंचोली ने दिशा से किसी तरह की जान पहचान से ही इनकार कर दिया। जितने भी बड़े लोग मेरा नाम ले रहे हैं, I challenge them today to prove it and show that I had any connection with Disha or her family. I don't have a number. I never had a number. Nor has she ever contacted me. Nor have I ever contacted her. Nor have I ever met her in any place. अब देखना है कि सुशांत की मौत मिस्ट्री का सच सीबीआई सामने लाती है या फिर मुंबई पुलिस कुछ खुलासा करती है, जो अब तक करीब 40 लोगों से इस केस में पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली से सुशांत मेहता के साथ आज तक ब्यूरो। इन सब के बीच सुशांत के केस को सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया है। वहीं पटना पुलिस मुंबई से वापस लौट आई है और पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें 12 लोगों से पूछताछ की बात कही गई है। वहीं मुंबई पुलिस पर सहयोग न देने का भी आरोप लगाया गया है, जबकि आईपीएस विनय तिवारी अभी भी मुंबई में क्वारंटीन है, जिन्हें मुक्त करने के लिए आईजी ने बीएमसी को खत लिखा है।
अब सवाल यह है कि क्वारंटीन से उन्हें कब छोड़ा जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं बिहार पुलिस के निशाने पर सीधे मुंबई पुलिस की ओर से सहयोग इस पूरे मामले पर बिल्कुल भी नहीं किया गया। जो भी जानकारी बिहार की पुलिस को चाहिए थी, मुंबई की पुलिस ने उसे वो जानकारी मुहैया नहीं कराई है। इन सबके बीच सीबीआई जांच भी शुरू हो चुकी है। तिवारी कब तक वापस आ पाएंगे? देखिए, $1 मिलियन क्वेश्चन है। आप देखते हैं कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑब्जर्वेशन किया कि ये गलत है, अनइथिकल है और ये कन्फाइनमेंट है, आप ऐसा नहीं करिए। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन के बाद भी नहीं छोड़ा। पटना के आईजी ने वहां बीएमसी के पदाधिकारी से बात भी की, लेकिन सकारात्मक जवाब नहीं मिला। तो आज हम लोगों ने राइटिंग में ये फिर प्रोटेस्ट लेटर लिखा कि भाई अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब ऑब्जर्व कर लिया कि भाई उनको छोड़ देना चाहिए, क्वारंटीन कर। बॉम्बे में तो सैकड़ों जहाजें उतर रही हैं, हजारों पैसेंजर उतर रहे हैं, किसको क्वारंटीन कर रहे हैं आप? हमारे ही 4 आदमी एसआईटी की गए थे, तो छुप के गए थे क्या? तो उनको आप क्वारंटीन क्यों नहीं किए? और ये जिस दिन पहुंचता है उस दिन आप मध्य रात्रि में जा करके इसको क्वारंटीन करते हैं। नहीं निकलोगे, नहीं जाओगे, नहीं पूछताछ करोगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे, अब यहां तुम बंद रहो। वो बंद है, कैदी की तरह बंद है, हाउस अरेस्ट है वो। आगे बढ़ते हुए बात अब मुंबई में हो रही लगातार बारिश की करेंगे, जिसे 24 घंटे की बारिश ने बेहाल करके रख दिया है। पूरी की पूरी मुंबई थम से गई है। कई सालों बाद मुंबई में बारिश की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने हर किसी को परेशान कर दिया है। मुंबई की तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि लगातार हो रही बारिश ने किस तरह से मुंबई वालों को बेहाल करके रख दिया है। इन सब के बीच बार बार अब मंत्रियों की ओर से भी अपील की जा रही है। कल ही हमने देखा था आदित्य ठाकरे ने बीते 24 घंटों को लेकर किस तरह से लोगों को आगाह किया था कि मुंबई में स्थिति खराब है, लोग ध्यान रखें, जरूरत हो तभी अपने घर से बाहर निकले। उस पर रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले उत्तर से लेकर दक्षिण भारत के बीच आसमान से जो आफत बरस रही है उसकी तस्वीरें दिखा देते हैं। मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। अगस्त में हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं और उनका रौद्र रूप देखकर लोग डरे सहमे हुए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक मूसलाधार बारिश की मार पड़ रही है। नदियां उफान पर हैं और गांव के गांव जलमग्न। ये खौफनाक तस्वीरें केरल के मल्लपुरम की हैं, जहां भारी बारिश के बाद पहाड़ों से पानी का ऐसा रेला आया कि जो भी सामने आया उसे बहाता चला गया। ये तस्वीरें कर्नाटक के कोडागु जिले की हैं, जहां भारी बारिश के बाद नदी का उफान देखकर रूह कांप उठे। यहां बाढ़ की चपेट में आए 5 लोग लापता हैं। बिहार में अब भी बाढ़ का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य के 10 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। बेगूसराय में बलान नदी उफान पर है। यहां 20 फीट चौड़ी सड़क को नदी के तेज बहाव ने काट दिया है। इसी वजह से दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। खगड़िया में उफान मारती गंडक नदी की धार में बांध का 90% हिस्सा खराब हो गया है। इसमें हो रहे तेज रिसाव से सदर प्रखंड की 8 पंचायतों में पानी भर गया है। टूटे हुए तटबंध की मरम्मत दिन रात जारी है, लेकिन खतरा बढ़ता ही जा रहा है। सारण तटबंध टूटने के बाद छपरा के तमाम गांव बाढ़ से घिरे हैं। मुसीबत के मारे लोग पानी में ही खाना बना रहे हैं। दर्जनों लोगों ने रेलवे प्लेटफॉर्म को ही आशियाना बना लिया। देवरिया में उफान मारती सरयू नदी का पानी देवराहा बाबा के आश्रम तक पहुंच गया है। श्रद्धालुओं और साधु संतों के लिए प्रशासन ने 2 नावों का इंतजाम किया है। गोवा में भारी बारिश का कहर कोंकण रेलवे को झेलना पड़ रहा है। यहां एक टनल को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी मरम्मत का काम चल रहा है। आज तक ब्यूरो। लगातार कई ऐसे हिस्से हैं देश के जिसने सबसे ज्यादा परेशान कर रखा हुआ है। इस बारिश और जगह जगह बाढ़ की तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं मुंबई 24 घंटे की बारिश से बेहाल हो चुकी है। पूरी तरह से वहां की रफ्तार थम गई है। कई सालों बाद मुंबई में इस तरह की बारिश सामने आई है, जिसकी तस्वीरें बेहद भयावह, लोग डरे हुए हैं।
सड़कों पर तबाही का मंजर, टूटे पेड़, चकनाचूर गाड़ियां, अस्पताल में पानी की घुसपैठ, समंदर में खौफ पैदा करने वाली लहरें। 24 घंटे बारिश हुई तो बारिश ने मुंबई को पूरी तरह से ट्रैक से उतार दिया। बारिश के साथ मुंबई में तेज हवाएं भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाती रही। करीब 106 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की ताकत के सामने कई पेड़ों की जड़ें हिल गईं। करीब 150 पेड़ यहां वहां टूट कर गिर गए। पूरे रास्ते में जो पेड़ों की श्रृंखला थी वो तितर बितर हो गई है, वो टूट गई है। कोई भी ऐसा पेड़ इस इलाके में ऐसा नहीं बचा है जो टूटा हुआ नजर नहीं आता। अच्छी बात बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मियों ने ये करी है कि कम से कम पेड़ों को थोड़ा बहुत काट दिया है। मुंबई की पेडर रोड में पहाड़ दरकने लगे। भूस्खलन की वजह से बीती रात से ही हालात बिगड़ गए। रोड को खाली करने का काम शुरू हो गया। तो मुंबई बेहाल है, बारिश ने वहां का बुरा हाल करके रख दिया है। तस्वीरें आपने देखी। उधर कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के निशाने पर सरपंच है। 48 घंटे में आतंकवादियों ने 2 सरपंचों पर जानलेवा हमला किया। एक सरपंच को मौत के घाट उतार दिया, जबकि एक अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। कश्मीर में इस साल सेना के हाथों से बार बार कुचले जाने से बौखलाए आतंकवादी अब नेताओं पर हमला बोल रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने बीजेपी नेता सज्जाद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी। बेसू गांव के सरपंच सज्जाद अहमद माइग्रेंट कैंप में रह रहे थे। सुबह वो कैंप से घर के लिए निकले, तभी आतंकवादियों ने घात लगाकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। बीते 48 घंटे के भीतर बीजेपी नेताओं पर यह दूसरा आतंकी हमला है। काजीगुंड के ही अखरान इलाके में एक बीजेपी सरपंच आरिफ अहमद को आतंकवादियों ने मीर बाजार में गोली मार दी थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आरोप लगाया कि इन हत्याओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान की ये साजिशें कभी हम पूरी नहीं होने देंगे और सरपंच खांडे साहब का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिन्होंने भी ये दुस्साहस किया है उन सबको चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कार्यभार संभालने घाटी पहुंच गए हैं। उनके सामने लोकतंत्र को मजबूत करने की बड़ी चुनौती है। जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया है। कई सारे जम्मू कश्मीर में बाधाएं हैं। दरअसल हम राजभवन के बाहर हैं और आज या कल जो है नए लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद जो है वो उनको शपथ दिलाई जाएगी राजभवन के भीतर, और फिलहाल उसकी तैयारियां चल रही हैं। इससे पहले बांदीपोरा में भी आतंकवादियों ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष वसीम बारी, उनके पिता और भाई की हत्या कर दी थी। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और अब एक और अहम खबर। इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी को साल 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंपैक्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन यानी कि सबसे प्रभावशाली महिला अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने साल 2020 के लिए एडवर्टाइजिंग, मीडिया और मार्केटिंग क्षेत्र की 50 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया। इंपैक्ट वुमेन अवार्ड का ये नवा एडिशन है और कलीपुरी पिछले एडिशन में भी प्रभावशाली महिलाओं की सूची में जगह बनाने में कामयाब हुई थी। वो 2 बार टॉप 5 महिलाओं में जगह बना चुकी हैं। ये अवार्ड एडवर्टाइजिंग, मीडिया, मार्केटिंग इंडस्ट्री में शानदार योगदान के लिए दिया जाता है। चयन करने वाली जूरी में मीडिया क्षेत्र के कई बड़े चेहरे हैं। जूरी का मानना है कि कलीपुरी ने अपने नेतृत्व से इंडिया टुडे ग्रुप को असाधारण ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। बदलाव के मौजूदा दौर में भी कलीपुरी इंडिया टुडे ग्रुप को सबसे आगे बनाए रखने में कामयाब रहे। I would like to thank Exchange for Media for awarding me the Most Influential Woman of the Year.
This award will always be very special to me, coming in the time of Corona that has tested every imaginable aspect of my leadership and character. Because the award is for influence, I would like to dedicate this award to my team that produces the gold standard of journalism that gives the group and me this power. I am so deeply grateful to all of you.